वैसे हैदराबाद से जब लखनऊ आते हैं तो कैसा फील होता है? जैसा मोदी को गुजरात से लखनऊ आने पर फील होता है वैसे ही फील होता है। मैं एक बात समझ नहीं पाया हूं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें मोदी कहता है और आप ही इकलौते हैं जो उनको मोदी मोदी कहते हैं। क्या कहूं उनको, मोदी कहूं या मोदी कहूं? नहीं, मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल है, कौन डिनाई कर रहा है, बिल्कुल है। आप खुद ही कहते हैं कि आप सियासत की लैला हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके मजनू भी बहुत सारे होंगे, दीवाने भी बहुत होंगे। आप जो है पहले कांग्रेस से लड़ते रहे सेंटर में, फिर बीजेपी आई, बीजेपी से लड़ते रहे, आप यूपी के चुनावी अखाड़े में आते हैं, आपकी लड़ाई अखिलेश यादव से हो जाती है, तो आपके दीवाने हैं कहां? मतलब ये तो सियासत की लैला जो अकेली पड़ गई है यूपी में। नहीं, आप अपने इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि हम अखिलेश यादव साहब की पार्टी से अलायंस चाह रहे थे। हम बिल्कुल नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, आपने एक बात कही थी, एक मिनट मुझे दे दीजिए। आपने एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के आप किसी के साथ गठबंधन को तैयार है, उसका रेफरेंस हो। बिल्कुल सही है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं निकाल सकते कि हम चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम नहीं चाह रहे थे, अलग बात है, नहीं चाह रहे थे हम, तो उनसे कोई ना तो बातचीत हुई ना वो हमसे बात किए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब रहा सवाल कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे तो हमारा जो भी अपोनेंट रहेगा हम उसको अपोज करेंगे, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है। और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, कोई हारेगा, या हम हारेंगे, कोई जीतेगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हारने के इलेक्शन लड़ेंगे या किसी को जिताने के इलेक्शन लड़ेंगे। तो यकीनन हम अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, अपोज करेंगे समाजवादी पार्टी को, अपोज करेंगे कांग्रेस को, जो भी पार्टी होगी वो भी हमको अपोज करेंगे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। क्या मतलब आपको अछूत समझा जा रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था। गठबंधन का दौर है, तमाम अलायंसेज हो रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब की तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा रहा। नहीं, कोई बात नहीं, हमको फिक्र नहीं है। अछूत अगर समझते हैं तो फिर जब नतीजे आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अब ये मुझे ताज्जुब हुआ कि आपको अखिलेश यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि उन पे इल्ज़ामात लगते हैं। हम पे तो हम ही पे इल्ज़ाम लगते हैं ना। आजम खान पे लगता है, आप पे तो नहीं लगता इल्ज़ाम। आप रिवर फ्रंट बनाए, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने हाईवे बनाया, आप दूध के धुले हुए हैं। आपने इतने बड़े बड़े इंफ्रा के काम किए, कुछ नहीं होता मोदी की सरकार की तरफ से। और आजम खान सिर्फ अपने मंत्रालय में किसी का अपॉइंटमेंट करते हैं, उस पर इंक्वायरी हो जाती है। यहाँ पर 600, 800, 1000, 2000, 4-4 हज़ार करोड़ के काम होते हैं। और दिल्ली के बादशाह यूपी के एक्स मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते, कुछ हुआ ही नहीं, और फिर खाली भाषणों में बोलते हैं करप्शन हुआ। तो यही हमको ये ताज्जुब होता है कि भाई ये क्या है। आप जो भी कह रहे थे ना, दूध के धुले नहीं, उसका थोड़ा सा नहीं, देखिए अगर आजम खान के ऊपर सिर्फ इस बात पर कि वो अपॉइंटमेंट कैसे इतने लोगों का कर दिए, और किसका अपॉइंटमेंट करे, वो थोड़े मुसलमानों का बड़े का अपॉइंटमेंट किए अपने डिपार्टमेंट में, इंक्वायरी शुरू हो गई। भैंस चोरी का इल्ज़ाम, बकरी चोरी का इल्ज़ाम, ये सब उन पे इल्ज़ाम लग गए। फिर अखिलेश बोलते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगा। तो ये भारत की सियासत में इल्ज़ाम तो सिर्फ दलित पर, मुसलमान पर, आदिवासी पर ही लगता है ना। जेलों में जाकर सड़ना 4-4, 5-5 साल, फिर बाद में कोर्ट में बरी कर देना, उसके बाद दुनिया भूल जाती है। एनकाउंटर भी होते हैं तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स के नाम पर 37% मुसलमानों के होते हैं। घर अगर तोड़े जाते हैं तो मुसलमानों के ही घर ज़्यादा तोड़े जाते हैं। अब जो जीप से अपनी 4 लोगों को मार देता है, उनके घर को तो कोई डिमोलिश करना छोड़िए, कोई उन पे हाथ नहीं उठा सकता है। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? हाँ, बुलडोजर की बात कर रहा हूँ। बुलडोजर इस्तेमाल होता है ना भाई। आप अजय मिश्रा जो मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है देश के, गाड़ी उनके नाम की, बेटा उनके खून से पैदा हुआ, और वो गाड़ी से 4 लोगों को हत्या कर देता है, तो ना घर को कुछ होता है ना उनको कुछ होता है। अभी आप कह रहे थे ना कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि इल्जाम, अब बात उससे आगे उन्होंने बढ़ा दी है, नई बात। अब उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करने के दौरान कहा कि बात उतनी ही नहीं है, बात यह है कि वो जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी है, उससे ना मुझे लगता है कि वो फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं। अब ये है ना कि अखिलेश यादव बाज़ मुझे समझ में नहीं आता कि वो भी अपनी पार्टी की विरासत को रखेंगे या खो देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसे ही लगता है मेरे को, क्योंकि ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये ऐसा करते हैं। क्या कहा आपने, क्या करते हैं?
ओवैसी क्या करता है, क्या कहा उन्होंने? ओवैसी जो उनकी जो एक्टिविटीज है, हाँ। उससे लगता है कि बीजेपी के करीब दिखते हैं। अच्छा, आपके पिताजी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं मोदी को आशीर्वाद देता हूं दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? बेटे को गड़े में डाल दिए, बहन जी को गड़े में डाल दिए और आपने आशीर्वाद दे दिया मोदी को, वो एक्टिविटी अच्छी थी क्या? आप और बहन जी मिलकर अलायंस किए, मैं तो नहीं लड़ा, मेरी पार्टी नहीं लड़ी, 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीत पाए आप। वो कौन सी एक्टिविटी थी जो मोदी को इतने सीट जिता पाई? हम तो थे ही नहीं ना। तो ये इनको ये लगता है कि मुसलमान की लीडरशिप कभी ना उभरे उत्तर प्रदेश में, कभी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे, क्योंकि ये समझते हैं कि मैं यादव हूं और मैं 9% हूं और मुसलमान 19% है। अगर ये लीडरशिप डेवलप होगी तो हिस्सेदारी की बात होती है। हम तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करेंगे और हम आपको अपना कैदी और गुलाम बनाकर रखेंगे, और जब मंच पर भी आने नहीं देंगे, मंच पर आ गए तो बैठने नहीं देंगे। तो कई वीडियोस देख रहे हैं। तो ये एक्टिविटी क्या है बताइए आप? पर मैं एक चीज में जानना चाहता हूं, आपने कहा ना आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता, एसटी हसन, शफीकुर रहमान बर्क, अनगिनत नाम है ऐसे उस पार्टी में, आप कह रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप डेवलप नहीं होने दी, ये कैसे आप बात कह रहे हैं आप? एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क साहब ने 18 साल की शादी की एज को 21 साल करने पर कुछ कहा, 2 घंटे में उनको झूठा साबित कर दिया अखिलेश ने। पार्लियामेंट में देखा आपने क्या बोलते हैं बेचारे, वो क्या बोलते हैं, लोग बोलने की इजाजत ही नहीं है। बर्क साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, एसटी हसन साहब मुरादाबाद के मशहूर डॉक्टर हैं, क्या कुछ बोलने दे ही नहीं थे ना इन लोगों को? क्या पोजीशन है इनका? वो आप कहते, आप ये मेरा मानना यह है कि 2 बड़े लीडर जरूर हैं, मगर वो मुसलमानों के नेता नहीं है। वो अखिलेश के पार्टी के कोई एमपी हो सकते हैं, मुसलमानों के नेता उनको बनने नहीं दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि भाई ये लाइन है, इसके आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाना चाहिए। आपको वोट चाहिए मुसलमानों का, मगर आप लीडरशिप नहीं डेवलप होने देंगे, ना आप हिस्सेदारी की बात करेंगे। अगला सवाल ले लूं मैं योगेश? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बैठा हूं सवाल सुनने के लिए। ओवैसी साहब, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व सेकुलर की बात बहुत की गई, बहुत से नेता करते हैं। आज तक कभी आपको सेकुलर बात करते हुए हमने नहीं सुना, कहीं नहीं सुने गए आप, ऐसा क्या वजह है, क्यों करते हैं? सर, अगर आपको सुनाने के लिए मैं सेकुलर क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं, जनता में भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं भारत के संविधान में जो सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मगर मैं कभी भी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को ना माना, ना कभी उसको कबूल करूंगा। इसलिए कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म माइनॉरिटीज को और दलितों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, ताकि दूसरे लोग अपनी गर्म रोटी सेकते रहें और हमारी पूरे ख्वाबों को चुकनाचूर करके हमारी लाशों पर अपना सियासी महल तामीर करते रहे। और जो लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं सही मानों में, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको वोट डालता रहूं और आप मेरा डेवलपमेंट ना करें। अभी आप बैठे हैं यहाँ हमारे कार्यक्रम में, एक ये असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, एक मंच पर होते हैं, वो आंख मूंदे किए हुए बिल्कुल दूसरे टाइप से, एक यहाँ बहुत आप इतने लंबे हट्टे कट्टे संवेदनशील इंसान लग रहे हैं। ये अदब वाले ओवैसी साहब हैं, भड़काऊ वाले भाईजान हैं, या कि अदब वाले भाईजान हैं? हम समझ ही नहीं पाते ये 2 ओवैसी कैसे हैं। नहीं, देखिए, इस हॉल में आप भीड़ को जमा कर दीजिए, जनता को जमा कर दीजिए, हम आप देखेंगे, बोलेंगे हम। देखिए, अगर अखिलेश यादव तकरीर नहीं करना सीखे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आप क्यों कंपेयर करते हैं अखिलेश यादव के इस भाषण को हमसे? मैंने तो उनका नाम ही नहीं लिया। आपका इशारा दबे अल्फाज में पंकज साहब, हम आपको बहुत जमाने से जानते हैं ना। ना, अब आप ऐसा मत करिए ना जी। अब दूसरे नहीं तकरीर कर सकते तो हम क्या करें? अगर आप जनसभा में 10,000 सरों का समंदर खड़ा हुआ है, 2 दिन पहले असमोली में कड़ाके की सर्दी, बारिश हो रही है, 10,000 का मजमा खड़ा हुआ है, छत पर बैठे हुए हैं, झाड़ पर खड़े हैं, हम उनके सामने जाकर सेमिनार के अंदाज में बोलेंगे प्रोफेसर की तरह? आप बताइए, मेरा मैसेज कन्वे होना है ना भाई। मेरे पास तो ना बीजेपी और समाजवादी की तरह इतनी दौलत है
कि वो सरकार में थे, उनके पास क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, वो तो वही जानते किधर ये है। दौलत की बात कहाँ से आ गई? नहीं, देखिए वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, आपका मैसेजिंग में, सोशल मीडिया में। तो हमारे पास तो ताकत तो यही है, जो है उसको इस्तेमाल करना है। आपको मैसेज अपना कन्वे करना है और कन्वे करते हैं मैसेज। मगर इसमें ये बताइए कि इसमें हम किसी के खिलाफ पॉलिटिकली बोल रहे हैं ना, पॉलिटिकली बात तो बोलना पड़ेगा, किसी को अपोज करना पड़ेगा, उनके गलतियों को आवाम और जनता के सामने रखना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।